राजनीति विज्ञान में आज हम बात करेंगे मनु के बारे में। मनु, कौटिल्य, शुक्र, जैसा कि हमने नाम सुना है। द्वितीय पेपर भारतीय राजनीतिक चिंतन में हम मनु के बारे में पढ़ेंगे। मनु के राज्य का सत्तांक सिद्धांत और राजा के कार्य के बारे में हम संक्षेप में आज चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनु एक प्राचीन भारतीय विद्वान रहे जिन्होंने मनुस्मृति भी लिखी थी। और मनु के जीवन परिचय के बारे में अधिक बात नहीं करते हुए हम सीधा राज्य के सत्तांक सिद्धांत की बात करते हैं। किस प्रकार से मनु ने राज्य का सत्तांक सिद्धांत बनाया है। मनु ने राज्य के सत्तांक सिद्धांत, सत्तांक अर्थ राज्य के 7 प्रमुख अंग, जिस प्रकार मनुष्य के अंग होते हैं, मानव शरीर के अंग होते हैं, हाथ होता है, पैर होता है, उस प्रकार से राज्य के 7 प्रमुख अंगों की बात करिए। और 7 ही प्रमुख अंग पर्याप्त रूप से ताकतवर और होने चाहिए, तभी एक राज्य विशेष रूप से अच्छा या शक्तिशाली बना रह सकता है। राज्य का सत्तांक सिद्धांत क्या है, हम विभिन्न बिंदुओं में जानेंगे। राज्य के 7 प्रमुख अंग हैं। 7 अंगों या तत्वों के सिद्धांत का मनु ने प्रतिपादन किया है। मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है तथा उनके अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां हैं। 7 अंग, 7 प्रकृतियां कहलाती है। पहला बिंदु है स्वामी अर्थात राजा। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया। राज्य का अनिवार्य अंग है। राज्य की समस्त व्यवस्था राजा में है और राजा को सर्वोच्च स्थिति मनु ने प्रदान करी है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अतुट निष्ठा तथा समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। राजा की शिक्षा दीक्षा, उसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसमें ये सभी खूबियां हों। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे अंग की, मंत्री। मनु के अनुसार कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता। अतः राज्य के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श करते हुए राज्य का कार्य किया जाना चाहिए। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का पर्याप्त विस्तार से उल्लेख किया है। तीसरा है पूर्व। पूर्व का अर्थ है किला, परकोटा या राजधानी। मनु का मत है कि पूर्व पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए। राज्य इस प्रकार का हो कि सुरक्षित हो, एकदम से उसके ऊपर भी आक्रमण नहीं कर सके। उसमें रक्षा और भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने पूर्व की कई श्रेणियां बनाई है, जिनमें धनवंत दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, गिरि दुर्ग। दुर्गों के कुछ प्रकार हैं, किस प्रकार से राज्य को घेरे हुए कुछ दुर्ग या किले होने चाहिए, मनु ने इसका वर्णन किया है। उसके बाद बात करते हैं हम राज्य की। राज्य की प्रकृति के रूप में राज्य का उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन मनु ने यहाँ राज्य शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया जिस अर्थ में कौटिल्य जनपद का प्रयोग करता है। राज्य यानी राज्य का आशय है राज्य की भूमि तथा उस पर निवास करने वाले लोग, इसे मनु ने राज्य बताया है। कोश। मनु के अनुसार कोश राज्य का न केवल अनिवार्य वरन अति महत्वपूर्ण अंग है। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा तथा उसके कल्याण के लिए विविध प्रकार के कार्य कर सकेगा। तो कोश भरपूर होना चाहिए। केवल ईमानदारी और नैतिक तरीकों से राजा कोश इकट्ठा करेगा, ये मनु ने उल्लेख किया है। दंड। दंड का आशय राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से है। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया। ये अंग है हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाति यानी पैदल सेना। मनु ने राजा को परामर्श दिया कि वे सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ कर राज्य की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करे। 7वां और अंतिम अंग या अंतिम प्रकृति बताई है मनु ने, मित्र। मित्र का आशय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। मनु सहित प्राचीन भारत के समस्त राजनीतिक क्षेत्र में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। इसके लिए राज्य के अन्य राज्यों के साथ उसके मैत्रीपूर्वक संबंध होने ही चाहिए। ये मित्र ऐसे होने चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में राज्य के और राजा का साथ दे सके। तो अच्छे मित्र होना किसी भी प्रकार से एक राज्य के लिए, जैसा मनुष्य के लिए आवश्यक है, व्यक्ति के लिए आवश्यक है, वैसे ही राज्य के लिए आवश्यक है। मुसीबत के समय उसका साथ दे सके। राज्य की उत्पत्ति का इसके अब हम बात करते हैं मनु ने राजा के कार्य या राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में क्या कहा है। राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में मनु ने कुछ बिंदुओं में अपनी पुस्तक में बताया है। राजा के प्रमुख कार्य है, पहला प्रजा रक्षण। प्रजा की रक्षा करना राज्य का सबसे महत्वपूर्ण काम है और राजा उसी के लिए है। मनुस्मृति में कहा गया कि जब चातुर्दिक अराजकता की स्थिति थी और जब मत्स्य न्याय ने जन्म ले लिया था, तब इसी स्थिति के प्रतिकार हेतु ब्रह्मा ने राज्य की रचना करी। इस प्रकार राज्य की रचना प्रजा रक्षण के लिए हुई और राज्य तथा राजा के अस्तित्व का सर्वप्रमुख औचित्य प्रजा रक्षण है। प्रजा की रक्षा करना राज्य का प्रथम दायित्व है। किसी भी राजा का प्रथम दायित्व है प्रजा की रक्षा करें, अपराधियों से, बाहरी आक्रमणों से वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें। दूसरा बिंदु है प्रजा पालन या लोक कल्याण। प्रजा की रक्षा करने के साथ साथ प्रजा की पालन करना या लोक कल्याण के कार्य करना राजा का काम है। जो अनिवार्य वस्तु है जीवन के लिए वो राजा उपलब्ध कराएगा। उसके अलावा प्रजा की रक्षा करेगा, प्रजा का पालन पोषण करेगा, उनको ऐसे अवसर प्रदान करेगा कि वो अपना व्यापार व्यवसाय जो भी कुछ करना चाहे कर सके और
किसी भी प्रकार से सामंजस्यता उनमें बनी रहे। तीसरा है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वहन। एक उत्तम राज्य को उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। भ्रष्टाचार नहीं हो, सभी सुविधाएं लोगों को मिल सके, उनके काम आसानी से हो सके, उसके लिए उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। राजा वो बनाएगा और उस पर निरंतर निगरानी रखेगा। अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण। राज्य की आर्थिक नीतियों पर ही अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, तो अर्थव्यवस्था या आर्थिक नियंत्रण संचालन राजा इस प्रकार से करेगा कि सभी संतुष्ट रह सके, सभी वर्गों को पर्याप्त मात्रा में भरण पोषण करने का अवसर मिल सके। सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह। मनु ने एक विशेष व्यवस्था का, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, इसमें काफी विवाद भी है, सब कुछ है, बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण होंगे समाज में, और चारों, हालांकि उन्होंने कर्म के आधार पर, कार्यों के आधार पर इनका विभाजन किया है। ब्राह्मण जिनका काम अलग होगा, क्षत्रिय जिनका काम राज्य की रक्षा वगैरह होगा, वैश्य जिनका काम व्यापार व्यवसाय होगा, और शूद्र जिनको समाज के अंदर अन्य कार्य करने होंगे। कार्य व्यवस्था के आधार पर 4 वर्णों का उन्होंने विभाजन किया है। न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति ने न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में चित्रित किया है। राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में उन्होंने कहा है, राज्यहीन अवस्था में मत्स्य न्याय की जो स्थिति थी, उसके स्थान पर नीति एवं धर्म आधारित न्याय की प्रतिष्ठित करना ही राज्य का परम कर्तव्य है। न्याय इस प्रकार का हो कि वो सही हो। गलत न्याय लोगों में रोष उत्पन्न करता है और सही न्याय लोगों में श्रद्धा भाव उत्पन्न करता है। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है। परराष्ट्र संबंधों का संचालन अन्य बिंदु है। अन्य राज्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा, किस प्रकार से संबंध रहेंगे, ये राजा को निर्धारित करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। इन सब बिंदुओं के कारण ये प्रश्न उठता है कि क्या मनु का राजा निरंकुश है? तो राज्य की सत्ता पे मनु ने कुछ नियंत्रण, हालांकि मनु ने एक सर्वस्वी या निरंकुश राजतंत्र का राजा का समर्थन किया है, किंतु राजा के ऊपर कुछ सीमाएं भी है जो इन बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। राज्य की सत्ता पर नियंत्रण। पहला बिंदु धर्म का नियंत्रण। मनु के समय या प्राचीन भारत में धार्मिक नियंत्रण प्रमुख था। धर्म के विरोध में कोई भी राजा अगर जाता था तो उसका सार्वजनिक बहिष्कार किया जाता था, बहिष्कार हो जाता था। नैतिक रूप से वो इतना प्रतिबद्ध था कि धार्मिक बातों को मानता ही मानता था। तो धर्म का नियंत्रण सबसे पहले था। दूसरा है संस्थागत नियंत्रण। राजा की शक्ति पर संस्थागत नियंत्रण भी है। मनु स्मृति में स्पष्ट विधान है कि महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में राजा के लिए मंत्रियों एवं अन्य शासकीय अभिकरणों से मंत्रणा प्राप्त करना आवश्यक है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो अकेला राजा नहीं लेगा, सभी से सलाह मशुरा करके, अपने मंत्रियों से सलाह मशुरा करके ही निर्णय लेगा। राजा के लिए दंड विधान। मनु ने राजा के लिए भी दंड विधान बताया है, और 3 या 4 गुना सामान्य व्यक्ति को जो दंड मिलता है, राजा अगर उसी अपराध को करता तो उसको 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना दंड दिया जाए। उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी है। राजा के व्यक्तिगत गुण, प्रशिक्षण और दिनचर्या। सामान्य तौर पे राजा का लालन पालन, उसकी शिक्षा दीक्षा प्राचीन भारत में इस प्रकार से की जाती थी कि उस पर उन सबका पूरा नियंत्रण रहता था। उसका आचार विचार और व्यवहार इस प्रकार का बनाया जाता था कि सामान्य तौर पर वो जनता के कल्याण के लिए अपने कर्तव्यों को समझते थे। तो मनु का राजा किसी प्रकार से निरंकुश नहीं हो सकता। यह हमने मनुस्मृति में राज्य के 7 प्रमुख अंगों या उसकी प्रकृतियों के बारे में पढ़ा है, और राजा के प्रमुख कार्यों के बारे में बात की है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों के बारे में और मनु के बारे में कुछ अन्य विषयों पर हम आगे बात करेंगे।